हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, एक देश को सही रास्ता कौन दिखाता है? हमारे भारत के लिए इसका जवाब संविधान में छिपे कुछ महान आदर्शों में है। आज हम भारतीय संविधान के उसी दिलचस्प और कह सकते हैं कि दिल के करीब हिस्से को समझने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सिद्धांत असल में भारत के लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपास की तरह हैं। तो चलिए इस सवाल पर जरा ठहर कर सोचते हैं, किसी भी संविधान की आत्मा आखिर होती क्या है? ये सिर्फ कोई कानूनी दांवपेच की बात नहीं है, बल्कि ये हमें उन बुनियादी आदर्शों की खोज पर ले जाता है जो भारत को भारत बनाते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सिद्धांत हैं क्या, मतलब इनकी बुनियाद क्या है। फिर हम जानेंगे कि इनका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, यानी एक वेलफेयर स्टेट, यानी एक कल्याणकारी राज्य। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है और हमारे संविधान बनाने वालों ने इनके बारे में क्या सोचा था। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये सिद्धांत कैसे एक संवैधानिक मिशन स्टेटमेंट की तरह है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो देश के लिए एक विजन है। तो ये नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या? इसे आप एक तरह का गाइड बुक या मैनुअल समझिए, जो हमारे संविधान ने सरकारों को दिया है। जब भी कोई नया कानून या पॉलिसी बनती है तो इस गाइड बुक को देखना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा मकसद भारत में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी लाना। अच्छा, तो इनकी जड़ें कहाँ हैं? ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक मिलते हैं। और इनकी प्रेरणा, मतलब ये आइडिया आया कहाँ से? ये आया आयरलैंड के 1937 के संविधान से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका एक भारतीय रूप भी पहले से मौजूद था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिद्धांत क्या हैं और कहाँ से आए हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? इन सारे सिद्धांतों का दिल, कह सकते हैं कि इनका निचोड़ एक ही शब्द में छिपा है, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। देखिए, ये सिर्फ एक ऐसी सरकार नहीं है जो बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। नहीं, ये एक ऐसी सरकार है जो आर्टिकल 38 के मुताबिक एक्टिव होकर अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पक्का करने का काम करती है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा और अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं कि ये सिद्धांत प्रैक्टिस में कैसे दिखते हैं। आर्टिकल 39 आर्थिक नींव की नींव रखता है। इसका पहला सिद्धांत 39A बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी बात कहता है कि हर नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपनी रोजी रोटी कमाने का सही जरिया मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ काम मिलना ही काफी नहीं है। आर्टिकल 39B इससे एक कदम आगे जाता है। ये कहता है कि देश के जो संसाधन हैं, जैसे जमीन, जंगल, खनिज, वो इस तरह से बांटे जाएं कि पूरे समाज का भला हो, ना कि बस कुछ गिने चुने लोगों का। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 39C ये पक्का करता है कि देश की दौलत और जो प्रोडक्शन के साधन हैं वो कुछ ही हाथों में सिमटकर न रह जाएं। मतलब ये आर्थिक मोनोपोली को रोकने का एक साफ साफ निर्देश है। और आखिर में आर्टिकल 39D एक ऐसा सिद्धांत देता है जो आज भी कितना ज्यादा रेलेवेंट है। पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह। ये वर्क प्लेस पर जेंडर इक्वालिटी की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली मांग है। तो अब तक हमने इन सिद्धांतों के ऊंचे आदर्शों की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इनकी कानूनी हकीकत क्या है? क्या सरकार को अदालत में घसीटा जा सकता है अगर वो इन्हें लागू ना करे? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आर्टिकल 37 साफ साफ कहता है कि ये सिद्धांत किसी भी कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब कोई नागरिक सरकार पर सिर्फ इसलिए केस नहीं कर सकता कि कोई DPSP लागू नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकारों को अपनी प्रायोरिटीज और रिसोर्सेज के हिसाब से नीतियां बनाने की थोड़ी आज़ादी मिले।
ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार, ये एक कानूनी ढाल की तरह हैं जो सरकार की ताकत को रोकते हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव कहा जाता है। और दूसरी तरफ है निदेशक तत्व, ये सरकार को कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव करने के लिए निर्देश देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक कंपास दिशा दिखाता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स है। भले ही इन्हें अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, पर आर्टिकल 37 ही ये भी कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में फंडामेंटल हैं, मतलब मूलभूत हैं, और इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। तो सोचिए, ये कानून की किताब में शायद उतने सख्त ना हो, लेकिन राष्ट्र की आत्मा की किताब में जरूर है। इस कानूनी पहेली को और अच्छे से समझने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान के बनाने वाले, हमारे फाउंडर्स, खुद इन सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते थे, उनका विजन क्या था। संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की नॉवल फीचर्स यानी अनूठी विशेषताएं कहा था। उनका ये मानना था कि भले ही ये कानूनी तौर पे बाइंडिंग न हो, लेकिन कोई भी सरकार जो जनता के वोटों पर टिकी है, वो इन नैतिक निर्देशों को नज़रअंदाज करने का जोखिम उठाए ही नहीं सकती। एक महान संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन तो एक कदम और आगे गए। उन्होंने मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों दोनों को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा कहा। क्यों? क्योंकि अधिकार हमें बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, और ये सिद्धांत बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, और ये दोनों मिलकर ही एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज बनाते हैं। और इन सिद्धांतों की असली ताकत इनकी आकांक्षा में है, इनके सपने में है। जैसा कि चीफ जस्टिस MC चागला ने कहा था, अगर इन सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो हमारा देश सचमुच धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये सिद्धांत क्या हैं, उनका लक्ष्य क्या है, और वे कानूनी रूप से बाध्यकारी क्यों नहीं है, फिर भी इतने जरूरी, इतने फंडामेंटल क्यों हैं। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इन निदेशक तत्वों की असल भूमिका क्या है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो राज्य के नीति निदेशक तत्व सिर्फ नियम कानून नहीं है, वे एक नैतिक ब्लूप्रिंट और एक एथिकल कंपास की तरह हैं जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसकी यात्रा में रास्ता दिखाते हैं। वो हमें लगातार याद दिलाते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, एक न्यायपूर्ण, बराबर और कल्याणकारी समाज। तो हम इस विचार को जगाने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर ये सिद्धांत सच में एक राष्ट्र की अंतरात्मा है, तो हम सब मिलकर इसकी आवाज़ को सबसे अच्छी तरह से कैसे सुन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि हम में से हर एक नागरिक के लिए मायने रखता है।